कर्ल वायरस की जो डिजीज है ना, इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करके उसको मैनेज कर लें तो हो जाती है। अगर उसमें थोड़ा सा डिले आ जाए तो फिर डिजीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बल्कि बाज़ औक़ात पूरा का पूरा बाग जो है ये बीमारी के हमले की वजह से तबाह हो जाता है। इसकी जो पपाया है, जितनी ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होती है उतनी ज्यादा इसके ऊपर बीमारियां भी हमलावर होती हैं। तो जिस तरीके से देसी मुर्गा है उसकी कम केयर करनी पड़ती है, अगर आप ब्रायलर फार्मिंग करेंगे तो उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से जो पपाया है इसकी जब हमने स्टडीज शुरू की तो हमें सबसे पहले इसके डायग्नोस्टिक जो लैब के अंदर इसकी तशखीस थी, आइडेंटिफाई करना कि इसकी कर्लिंग किस वायरस की वजह से हो रही है, ये बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए हमने डिफरेंट कंपनी से ना जो इसका एक प्रोसीजर होता है, लाइजा किट्स वगैरह मंगवाई, हमने तमाम टेस्ट की, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अभी तक इस वायरस के खिलाफ ना जीएमओ टाइप का कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिस तरीके से बीटी कॉटन है, इस तरीके से कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड पैदा किया जा सकता। हालांकि इसके अलावा रिंग स्पॉट वायरस है एक, वो भी बहुत नुकसान करता है, उसके खिलाफ चाइना ने हाइब्रिड डेवलप कर लिए हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सडनली अपनी शक्ल बदल जाता है। आप एक वायरस इसकी एक शक्ल के खिलाफ कोई टूल आइडेंटिफिकेशन का ड्रॉ करते भी हैं तो ये वेरी क्विकली जो है ना दूसरे पौधे के ऊपर जब जाएगा ये अपनी शक्ल बदल जाएगा। हमने भी अब जो एडवाइजरी अपनी देते हैं उसमें ये कहते हैं कि क्योंकि ये शक्लें बहुत तेजी से बदलता है, फिर जब एक दफा व्हाइट फ्लाई इसको पौधे के सैप से सक कर लेती है, अपने बॉडी के अंदर ले जाती है, तो उसके जो फीमेल व्हाइट फ्लाई है उसके बॉडी में ये 10-12 दिन तक रहता है, जो मेल है उसके अंदर 3-4 दिन तक। तो आप देखें कि 3-4 दिन या 10-12 दिन वो कितने प्लांट्स को जो है वो इन्फेक्ट करती है व्हाइट फ्लाई, उनके ऊपर हेल्दी प्लांट्स के ऊपर जाती है, वो फिर ये सडन उसको ना तमाम बाग के अंदर इसको फैला देती है। इसलिए व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने से ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसी वजह से जो पंजाब के अंदर है, जो कॉटन के रीजन्स हैं, जिस तरीके से मुल्तान, बहावलपुर, ये साहिवाल, उनको हम यही रिकमेंडेशंस करते हैं कि आप इसको किसी भी तरीके से चाहे इंसेक्ट नेट के अंदर लगाएं, व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करें ताकि इसका इंसिडेंस मिनिमम हो। इसके अलावा जो यहाँ से चकवाल, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरांवाला, जफरवाल, इस साइड के ऊपर मानसून का पीरियड, हम फिर जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट है, एक इलाके का अगर फार्मर है उसको के लिए एडवाइजरीज कुछ और तरह की हैं। फिर इसमें जमीन का बड़ा अहम रोल है कि हमारे जो चूंकि इसके ऊपर 2-2.5 मन तक फ्रूट लग जाता है, 1 मन से 2 मन के रेंज में, तो पौधे ने जाहिर है वो सारा जो फ्रूट के अंदर न्यूट्रिशन देनी है वो जमीन से लेनी है। हमारी जमीनों का बहुत बड़ा मसला, जैसे मादर साहब बता रहे थे कि ये अल्कलाइन जमीनें हैं, इनकी पीएच हाई है, मतलब कि 8, 8.5 तक है। आइडियल जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 की रेंज में अगर पीएच हो, पीएच आमतौर पीएच हाई होती है तो अगर आप उसके अंदर फर्टिलाइजर डालते भी हैं, फार्मर ये समझता है मैं खाद डाल रहा हूँ, लेकिन वो खाद पौधा जज़ब नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी जमीन का प्रॉब्लम आता है। उसकी वजह से भी जब उसकी न्यूट्रिशन डाउन होती है फिर भी इसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। इसके खिलाफ फिर जो हाइब्रिड है, अगर इसकी न्यूट्रिशन आप सही करें तो इससे भी काफी हद तक इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसमें और भी वायरसेस हैं, इसमें पपाया मोज़ेक वायरस है, इसमें पपाया लिथल येलो मोज़ेक वायरस है, रिंग स्पॉट है, मलेरिया वायरस है। रिंग स्पॉट लेकिन फॉर्चुनेटली ये पंजाब के अंदर बहुत कम है इसका इंसिडेंस है, ये सिंध के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इससे होता यह है कि गहरे सब्ज रंग के जो हल्के हैं वो फ्रूट के ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये एफिड की वजह से ज्यादा फैलता है। इसके अलावा एक है मलेरिया वायरस। मलेरिया वायरस, इसको स्टिकी डिजीज ऑफ पपाया भी कहते हैं। इससे ना एक तो होता है कि आप पपाया के फल को अगर कट करें ना तो उससे हल्का दूध रंग का एक मवाद निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आमतौर पर मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या हकीम लोग हैं वो अपने मेडिसिन के अंदर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसकी बहुत ज्यादा फायदियत है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब ये मवाद खुद ब खुद पौधे से निकलना शुरू हो जाए, उसके फ्रूट से निकलना शुरू हो जाए, ये फिर एक बीमारी होती है। इससे होता क्या है कि फिर जो फजा के अंदर
फंगस वगैरह होती है वो इसके ऊपर आके चिपक जाती है। ये पहले तो दुधिया रंग का होता है, फिर हल्का ब्राउन होता है, उसके बाद ये जो है ना ये इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ये सारा फ्रूट इसका खराब हो जाता है। ये ज्यादातर जो मिली बग है ना उसके जरिए फैलता है। अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं बैक्टीरिया की, इनमें एक है क्राउन राट और एक है बंची टॉप। ये बहुत अरसा पहले जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिस्ट थे इसको ना वायरस से समझते रहे कि ये वायरस की बीमारी है, क्योंकि इसकी पपाया लीफ कर्ल वायरस से बहुत ज्यादा मुमासलत है अलामात की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि नहीं ये इसका जो पैथोजन है ये वायरस नहीं है, फिर ये तस्वर किया जाने लगा कि ये ना बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। अब जो लेटेस्ट इसका स्टेमलाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको इसके फ्लावर में होते हैं। बंची टॉप है, ये टॉप से शुरू होती है। ये होते हैं फेस्टिडियस, ये एक पोर्शन को जिसको ब्लॉक करते हैं उसी को करते हैं। जो दूसरा पौधे की शाख फूटती है उसके अंदर ये इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं करते। वायरस जो होता है वो सारे पौधे को ब्लॉकेज कर देता है, उसका पूरा अंदर का वेस्कुलर सिस्टम तबाह कर देता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है ये लोकेशन एक लोकेशन के ऊपर अकमुलेट होते हैं और उसी को ब्लॉक करते हैं। इसलिए बाज़ औक़ात फिर फार्मर ये भी सोचता है कि शायद जो वायरस से ज्यादा हमारा पौधा है ये इसकी मैनेजमेंट जो है ना आसान है पपाया लीफ कर्ल वायरस की, क्योंकि हमारी जो नई शाखें हैं। लेकिन उसके ऊपर ये पंजाब के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वायरसेस की हब है पपीता। मतलब आप देखें कि एक सिर्फ 32 हमने एक सैंपल भेजा उससे वायरस डिटेक्ट हुए। इसमें तो बहुत सारी, जब ये कम्प्लेक्स आ जाता है ना इसके ऊपर फंगस का अटैक भी आता है, बैक्टीरिया का भी और वायरस का भी, फिर पौधा जो है ना ये अपनी इम्यूनिटी लूज कर जाता है और फिर ये जो है ना इसकी डेथ की तरफ चला जाता है। दूसरी इसकी बीमारी है वो है क्राउन राट। राट में ये है कि इसका टॉप का पोर्शन जहाँ बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है ना, इसके एक बहुत प्रोमिनेंट अलामत ये होती है कि वहां पर ना आपको नमदार तना नजर आएगा, चाहे वो जड़ के अंदर हो या टॉप के ऊपर हो। जहां पर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होगी वहां पे आपको गीला गीला सा महसूस होगा। ये बैक्टीरिया की और बाकी बीमारियों की फंगस वगैरह की एक क्लियर कट डिमार्केशन है कि आप इससे पता चल सकता है कि ये उसके लिए फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस टाइप के जो है ना बोर्डेक्स मिक्सचर ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को कोई अच्छा बैक्टीरियासाइड अभी मार्केट में नहीं है। इसका यही हल है कि आप इसको ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर बेस्ड फंजीसाइड इस्तेमाल करें, वो इसको थोड़ा सा क्योर कर जाते हैं। इसके अलावा जो फंगस की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा है। इसमें एंथ्रेक्नोज है, फाइटोप्थेरा है, स्टेम रॉट, डैम्पिंग ऑफ। जो नर्सरी स्टेज के ऊपर आती है वो डैम्पिंग ऑफ है, फाइटोप्थेरा, पिथियम, फ्यूजेरियम, रोज़ेक्टोनिया, ये नर्सरी स्टेज के ऊपर इसकी जो है ना ये आती हैं। ये नर्सरी स्टेज के ऊपर जब आप ओवर वाटरिंग करते हैं वो जैसा कि वो मिट्टी के अंदर अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहता है, उससे ये फंगस फिर उसके नर्सरी स्टेज के ऊपर आ जाती है। तो जब पौधा खेत के अंदर आप मुंतकिल करते हैं और आजकल जैसे मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, जब खेत के अंदर तने के साथ पानी टच करता है या हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, हमारे पंजाब में तो 90% फ्लड इरिगेशन है, सिंध और बलोचिस्तान में भी इसी तरह। लेकिन इससे ये होता है कि ये इसके जो पैथोस्पोर्स हैं वो एक पौधे से निकल के जमीन से बहुत तेजी के साथ बाकी सारे खेत में फैल जाते हैं। तो इसमें स्टेम रॉट है, फुट रॉट सिंड्रोम इसको, ये इसमें रोज़ेक्टोनिया, फाइटोप्थेरा, यही इसी की जो है ना वो आगे रेसेस हैं जो इसको करती हैं। इसको कॉलर रॉट भी कहते हैं। तो जो जमीन के साथ वाला तना होता है ना बाहर से आपको नहीं फील होता, लेकिन वो अंदर से जो उसका गुद्दा होता है ना वो आस्ता आस्ता डैमेज होके ना जब वो पौधा बिल्कुल गिरने वाला होता है फिर आपको पता चलता है कि इसको तो ये ना कॉलर रॉट की बीमारी थी। फाइटोप्थेरा आमतौर पर तो उस पौधे को ना इसकी जड़ों को डैमेज करती है, लेकिन ये कभी कभार जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन चाइना वगैरह जहाँ पर ज्यादा कोल्ड रीजन्स हैं वहां पर ये उसके फ्रूट को भी बहुत ज्यादा मुतासर करती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंथ्रेक्नोज का। एंथ्रेक्नोज एक ऐसी बीमारी है कि आप पूरा पौधे को हर वायरस से बाकी बीमारियों से बचा के उसकी न्यूट्रिशन पूरी करके जब फल बिल्कुल पकने के ऊपर आता है तो ये बीमारी उस वक्त हमला करती है उसके ऊपर। तो इसके ये क्लैटोट्राइकम ग्लोस्पोइड इसका है पैथोजन।
मैनेजमेंट जो है ना, जो यहाँ पर हमारे इतना भी ट्रेंड नहीं बना फार्मर्स इसको हार्वेस्टिंग का। इसको अगर आप हार्वेस्टिंग के दौरान इसकी हैंडलिंग अच्छी करें तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पर जो रिकमेंडेशंस हैं, जिस तरीके से ये हनी बी वैक्स टाइप, नीम ऑयल, इस तरह की जो चाइना वगैरह के जो कंट्रीज हैं या बाकी जो पपाया प्रोड्यूस करते हैं ना, वो इसकी जो 54 या 55 सेंटीग्रेड के ऊपर इसको ना 4 से 5 मिनट तक डिप रखें पानी के अंदर। एक और इसका तरीका यह है कि आप वो पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें, उससे भी इसकी एक ऊपर थोड़ी सी लेयर बन जाती है, जिससे एक बैरियर आ जाता है। इसमें कुछ केमिकल्स भी हैं, जैसे फूड ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो आमतौर पर हमारी जितनी भी ये स्नैक्स वगैरह हैं इनको प्रिजर्व करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसी तरीके से उनको भी उनकी हल्की कंसंट्रेशन के साथ उनको डिप करें ना, तो उससे भी ये फिर एक लेयर बन जाती है, इस डैमेज से महफूज रहता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर उस लेवल का ना, इसके अलावा निमाटोड है, वो यहाँ पर अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है। ये निमाटोड इसकी अलावा इसमें 2 किस्म के निमाटोड हैं, एक मेलाडोगाइन स्पीशीज है और एक जो है वो रोटिलैंकुलस रेनिफॉर्म्स है। लेकिन ये इतना नुकसान उसमें आप मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब बेस्ट है, इसके अलावा फोस्टाइल एम है, ये करता है इसकी जो फाइटोप्थरा वगैरह है इसको। लेकिन इसमें फंगस 2 किस्म की होती है, आप जो साइंटिस्ट हैं वो तो समझते हैं कि हायर फंजाई है, लोअर फंजाई है। कुछ फंजीसाइड हैं जो हायर फंजाई के खिलाफ इफेक्टिव होते हैं, कुछ हैं जो लोअर के। अब जिस फंगस को टॉप्सन एम ने किल करना है ना, उसको एलिएट फोस्टाइल एम ने नहीं करना। जिसको फोस्टाइल एम ने, अगर फोस्टाइल एम जो है या मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब वो फाइटोप्थरा को किल कर रही है, तो टॉप्सन एम उसको नहीं करेगी। टॉप्सन एम जो है वो राइजोप्टोनिया को करेगी या इस तरह फिजेरियम वगैरह को इसको करेगी। तो इस तरीके से ये एक क्लासिफिकेशन होती है जो आमतौर पर एक टेक्निकल बंदा अंडरस्टैंड करता है। इसमें ये है कि आप ना फिर दोनों का मिक्सचर डाल दें, टॉप्सन एम का और मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब या फोस्टाइल एम का। तो अब डॉक्टर साहब खड़े हैं तो मैं इसको क्विकली दूसरे नंबर पर फंजीसाइड स्प्रे जो है वो नर्सरी स्टेज के ऊपर जब आप उसको पानी देते हैं ना, थैली के अंदर पौधा होता है, उसको इतना ये ताकि जो पैथोजन होता है ना, जब पौधे के ऊपर अलामत जाहिर होती है उससे तकरीबन 1 या 2 हफ्ते पहले उसके सिस्टम के अंदर वो एंटर हो चुका होता है। ये जो उसकी जड़ का गिरना है या उसके जो पत्ते का मुड़ जाना है, ये उसकी अलामत है। ये आती है तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन के बाद। पैथोजन जब ये अलामत जाहिर होती है उससे 10-15 दिन पहले आपके पौधे के सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर चुका होता है। जब वो उसके वेस्कुलर सिस्टम को, जो खुराक का तरसीली निजाम है, उसको जब वो ब्लॉक करता है, डैमेज करता है, फिर पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से, तो इसलिए आपने पहले मैनेजमेंट करनी है। आपने देखना है कि मौसम जो है वो बारिश का बन रहा है, तो आपने उसको उस हवाले से फिर पहले से स्प्रे कर दें 1-2 फंजीसाइड का, या उसकी रूट के साथ उसकी सॉइल ड्रेंचिंग कर दें, ताकि आप इसकी जो फंगस का प्रॉब्लम है ना इसको कर सके। रेजिस्टेंट हाइब्रिड करें, सॉइल की तैयारी अच्छी करें, इसकी फर्टिलाइजेशन के ऊपर। एक चीज डॉक्टर साहब मैं बता दूं, कुछ ना हाइब्रिड लगाते हैं फार्मर्स, येलो किंग और रेड लेडी वगैरह। पहले रेड लेडी साहब लगाते थे, अब रेड किंग की तरफ। इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो येलो किंग है ना, जैसे कि माँ साहब ने कहा कि हम इसको रिकमेंड करते हैं, इसका एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये हाइट में ज्यादा हो जाता है, फ्लावरिंग लेट लेता है, जैसा कि हमारे फार्मर दोस्त बैठे हैं। असल में ना इसके ऊपर जो येलो किंग है, इसको शुरू से ही आपको पोटाश जो है ना ये ज्यादा देनी पड़ती है, ताकि ये जल्दी इसकी फ्रूटिंग की तरफ आए। तो आते थे उसी मैनेजमेंट के ऊपर अगर वो रहेंगे और येलो किंग लगाएंगे तो उनका पौधा कद में ऊपर निकल जाएगा, उससे फिर फ्रूट जो है ना वो लेट होगा। इसमें जो आपने बोरान या जो पोटाश वगैरह है, जो इसकी फ्रूट सेटिंग, फ्लावर सेटिंग की तरफ इसको लेके जाती है ना, वो आपने शुरू में डालनी है इस हाइब्रिड को। तो इससे इंशाल्लाह आपको ना काफी हद तक, बाकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बहुत सारी बातें ये बता चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप। जी सर, अक्सर फार्मर्स के फील्ड विजिट करता था, तो वहां पर ना उनको मैं ये कहता था कि आप इसको सिंपली जो सर्फ है ना, अगर आपके पास ये मिथाइल वगैरह नहीं है, सेपरेट नहीं है, आप एक इसकी कटिंग से पहले एक बास्केट के अंदर एक सोल्यूशन तैयार कर लें। आपने जो कटर है या कुछ भी है ना, उसको उसके अंदर थोड़ा सा डिप करके साफ करके फिर नेक्स्ट पौधे के ऊपर जाए। उससे इसकी दूसरे नंबर के ऊपर सर, जब ये सीजन होता है ना, जब फ्लावर
सेटिंग हो रही होती है या फ्रूट सेटिंग हो रही होती है, उस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी जमीन को कम से कम डिस्टर्ब करें। हम ज्यादातर ये जो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कामयाबी है ये इसी वजह से है। दूसरे नंबर पे सर ये मतलब कि क्योंकि ये पैथोजन सारे इसी चैनल से जाते हैं, वाटर के जरिए जाते हैं, औजारों के जरिए जाते हैं या कीड़े के जरिए जाते हैं। तो ये हम उसके चैनल्स बंद करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 70-80% इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर इकबाल साहब।